दिल्ली में इंतखाबी पारा हर गुजरते वक्त के साथ चढ़ता जा रहा है। तशहीरी मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बयानबाजियों, इल्जाम और जवाबी इल्जाम और हमलों का दौर जारी है। इसके अलावा वादों का भी सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी शाहीन बाग के एहतजाज को इंतहाई शद्दोमत से उठा रही है। पार्टी की मुहिम आइंदा भी इसी खतूत पर होगी, ये इस बात का वाज़ेह इशारा है। आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह तशहीर करते नजर आएंगे। अमित शाह नजफगढ़, बिजवासन और नई दिल्ली में पब्लिक मीटिंग करेंगे, जबकि पालम में उनका रोड शो भी है। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगे। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। अरविंद केजरीवाल तशहीरी मुहिम में मसरूफ है। अरविंद केजरीवाल ने आज राजेंद्र नगर में रोड शो किया। इस मौके पर आपके लीडर राघु चड्ढा भी मौजूद थे। हजारों की तादाद में लोगों ने इस रोड शो में शिरकत की। लोगों ने लगे रहो केजरीवाल गाने पर रक्स भी किया। राघु चड्ढा ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि वो दिल्ली इलेक्शन जीतते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर रियासत में इलेक्शन के दौरान गलत बयानी करती है, मगर हर जगह से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल की ही सरकार आएगी। बीजेपी ये प्रयास हर राज्य में करती है। झारखंड में किया, क्या हुआ? बुरी तरीके से हार गए। महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र से जनता ने निकाल बाहर किया। हरियाणा में किया, बहुमत के आंकड़े पे नहीं पहुंच पाए। तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन जनता बुनियादी सुविधाओं की बात करती है। जनता को मतलब है बुनियादी सुविधाओं से, कि भाई कौन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है, कौन दे रहा है ये चीजें। और 5 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, जो एक्सेप्शनल गवर्नेंस दी है, उसका बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। हमारे आने वाले 5 साल के सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी उसमें फेल है। और हमारे पास अरविंद केजरीवाल जी के नाम का एक कद्दावर चेहरा है, एक ईमानदार व्यक्ति है, पढ़े लिखे, जो जनता से जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सामना करने के लिए बीजेपी के पास कोई नहीं है। तो अब घबराई, भूली भटकी बीजेपी बेचारी क्या करे? वो यही कर रही है। कम से कम बीजेपी स्कूल की बात तो कर रही है। बड़े सालों बाद उसने स्कूल की तरफ देखा, उनको काम पर बात करने पर हमने मजबूर कर दिया। अब जहां तक स्कूलों की बात है, सब मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित करे हैं, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं करे। लेकिन स्कूलों पे अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो दिल्ली वालों का अपना अपमान कर रहे हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को दिल्ली सरकार में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, बच्चों का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं, और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा अपने मुतनाज़ा बयानात के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। इश्तियाल अंगेज बयानों पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को उनके मुतनाज़ा बयानात पर सफाई देने के लिए 30 जनवरी को 12 बजे तक की मोहलत दी है। बीजेपी एमपी परवेश ने कहा है कि उनको आज सुबह 8:11 पर एक धमकी भरी कॉल आई थी। परवेश वर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उस कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उन्होंने कहा उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मगरबी दिल्ली से बीजेपी एमपी परवेश वर्मा ने शाहीन बाग के एहतजाजियों को धमकाते हुए कहा, दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा लिया जाएगा। परवेश वर्मा ने यह भी कहा था कि दिल्ली में अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो सरकारी जमीनों पर बनाई गई तमाम मसाजिद गिरा दी जाएंगी। शाहीन बाग और मस्जिदों पर मुतनाज़ा बयान देने वाले बीजेपी रुकन पार्लियामान परवेश वर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद परवेश वर्मा।
प्रवेश जी, आपका एक बयान आया कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को नटवरलाल और आतंकवादी कहा। क्या ये सही है या मिसकोट किया जा रहा है? आतंकवादी नहीं कहा, मैंने उनको नटवरलाल कहा, मैंने उनको नक्सलवादी कहा, क्योंकि वो ऐसे ही काम करते हैं और इतना वो झूठ बोलते हैं, इतना वो गुमराह करते हैं दिल्ली की जनता को कि ये वाला नटवरलाल वाला शब्द उनके ऊपर में बिल्कुल फिट बैठता है। तो सर, ये ठीक है कि एक सीएम को नक्सलवादी कहना, नटवरलाल कहना? अगर क्या ये ठीक है कि दिल्ली का सीएम ये कहे कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ? क्या ये ठीक है कि शाहीन बाग में जिहाद के नारे लगें? क्या ये ठीक है कि शाहीन बाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगें? क्या ये ठीक है कि शाहीन बाग में लोग कहें कि हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए? और ये सब सुनते हुए दिल्ली का मुख्यमंत्री कहे मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, तो क्या ये नक्सलवाद नहीं है? तो सर, जिस तरीके से शाहीन बाग में जो माहौल है, तो आखिरकार दिल्ली पुलिस वहाँ जाकर क्यों उन लोगों को नहीं हटवाती है? क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस। तो अभी चुनाव चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव ऐसा समय होता है, छोटी छोटी घटनाओं से दंगे भड़क जाते हैं, हज़ारों लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए वहाँ पे जो हज़ारों लोग हैं, पुलिस वहाँ पे जाती है तो उनको भगा दिया जाता है, वहाँ पे मीडिया जाती है तो उनको मारा जाता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जाएगा, शाहीन बाग के लोग उनसे गले मिलेंगे, उनको बोलेंगे हमारा भाई आ गया, और उनकी बात को मान लेंगे। इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जाए और वो सबसे अपील करे कि आप सब लोग चले जाइए, इसकी बात को बाद में करेंगे, अभी चुनाव चल रहा है, माहौल को मत ख़राब करिए। अगर दिल्ली की राजनीति को कोई कम्युनलाइज कर रहा है, इलेक्शन को कोई कम्युनलाइज कर रहा है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ शाहीन बाग का एजेंडा रह गया, वो उसको कम्युनल कर रही है। आप हमारे भाषण सुनिए, जो भी हमारे सारे नेता भाषण दे रहे हैं, मैं भाषण दे रहा हूँ, हम तो 90% यही बोलते हैं कि विकास पर ही वोट दीजिएगा। और मैं तो दिल्ली के लोगों से कह रहा हूँ और आपके चैनल से कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों से अपील है मेरी कि विकास के नाम पर ही वोट देना, मगर उस विकास को देखकर जो आपने अखबार में ना देखा हो, केवल टेलीविज़न पर देखकर वोट मत देना। जिस विकास को आपने छुआ हो और आपने अपनी आंखों से देखा हो, अगर आपने 5 साल में एक भी नया स्कूल देखा हो, एक भी नया कॉलेज देखा हो, एक भी नया स्टेडियम देखा हो, एक भी नया अस्पताल देखा हो, या एक भी नया फ्लाईओवर देखा हो जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था, तो आप उनको वोट दीजिए। अगर कोई विकास नहीं हुआ तो आप हमें वोट कीजिए। सर, कुछ बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, तो अब ये बयान बंद होंगे या लगातार ऐसे ही जारी रहेंगे? देखिए, अभी तक तो हमें कोई नोटिस नहीं मिला। अगर वो संज्ञान लेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, उनको अपना जवाब देंगे। सर, आपका एक ट्वीट भी आया सुबह कि आपको जान से मारने की धमकी है, क्या वो पूरा मामला है? देखिए, आज सुबह एक कॉल आया, उसमें कहा कि हम आपको जान से मार देंगे, तो हमने यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी है। तो सुरक्षा व्यवस्था कुछ बढ़ाई गई है सर आपके घर की? नहीं, अभी ये तो पुलिस फैसला लेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर प्रवेश वर्मा के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि दिन रात मेहनत करने के बाद बीजेपी उन्हें दहशतगर्द बोला। केजरीवाल ने लिखा कि 5 साल दिन रात मेहनत करके दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली के लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सियासत में आने के बाद बहुत दुश्वारियों का सामना भी किया ताकि दिल्ली की आवाम को सुकून दिला सकूं, मगर बदले में बीजेपी ने आज मुझे दहशतगर्द बोला। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली के बच्चों का मजाक उड़ाया। संजय सिंह ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कमिश्नर से कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की दिल्ली में तशहीरी मुहिम पर पाबंदी लगाई जाए। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आने वाले 48 घंटों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि हमने कमिश्नर से ये भी कहा कि जाली वीडियो शेयर करने के मामले पर एफआईआर भी दर्ज किया जाए और इन वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह को स्टिंग ऑपरेशन पर माफी मांगनी चाहिए। आपने इस हवाले से ईसी को मेमोरेंडम भी पेश किया।
लीडर पी चिदंबरम ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने मुल्क की सियासी तहजीब को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि वो दिल्ली असेंबली चुनाव में शिकस्त का सामना करने वाली है और इसलिए इश्तियाल अंगेजी की रौश इख्तियार कर रही है। उन्होंने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा और बीजेपी के मकरी बंगाल के सदर दिलीप जोश पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी गलत बयानबाजी की तारीफ की जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि आखिर वो इन लीडरों को कुछ क्यों नहीं कहते। दिल्ली असेंबली चुनाव के दौरान सियासी पार्टियों के बीच ट्विटर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपने उस्ताद अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। मजबूत जन लोकपाल का वादा था, उन्होंने लिखा, इसी वादे की बुनियाद पर दिल्ली में सीएम बन गए। जेपी नड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को राम राज्य बनाएंगे, मगर कहा है राम राज्य। दिल्ली असेंबली चुनाव के मैदान में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी कूद गए हैं। केजरीवाल पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी दावा बोल दिया है। राजनाथ सिंह एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के भरोसे को जो तोड़ सकता है वो किसी के भी भरोसे को तोड़ सकता है। दिल्ली असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की थी, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं था। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस की यही सियासत रही है कि किसी भी रियासत में इलेक्शन हो तो पहले छोटे लीडरों को स्टार कैंपेनर लिस्ट में डाल देते हैं और फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो बड़े लीडरान मैदान में आते हैं। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, 40 स्टार प्रचारक की सूची कांग्रेस ने जारी की, लेकिन प्रचार में कोई शीर्ष नेता या कहें कि कोई बड़ा नेता, क्योंकि कई जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्रियों को भी स्टार प्रचारक में रखा गया है, लेकिन ऐसा कोई प्रचार कांग्रेस की तरफ से करता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो मैं भी क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में रहा हूँ, हमारे यहाँ जो रणनीति ज़्यादातर अपनाई जाती है वो शुरू में हम लोग छोटे छोटे स्थानीय मीटिंगें और पदयात्राएं करते हैं और उसके बाद जो आखिरी के 8-10 दिन होते हैं उसमें फिर बाहर के लोग बोलने आते हैं। तो ये समझना कि हमारे स्टार प्रचारक अभी नहीं आए हैं, वो अभी आए हैं। मैं बल्कि कल परसों ऑफिस गया था तो डिमांड्स भी बहुत से लोगों की आ गई हैं, वो सब आगे बनेगा और आगे बात चलेगी। लेकिन एक और बड़ा मूल डिफरेंस है। देखिए, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल वन मैन पार्टी है, वन मैन संस्था है, प्रोप्राइटरशिप है। दूसरा, बीजेपी में अमित शाह को छोड़ के कोई किसी की कोई वक़्त नहीं है। बीजेपी तो बिल्कुल नेतृत्वहीन हो गई है। और कांग्रेस में हमारे स्थानीय नेता बहुत से ऐसे हैं जिनका हर अलग अलग इलाकों में वर्चस्व है। आप देखिएगा, पिछले 4-5 दिन से ऑफिस की ओपनिंग में लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलनों में हमारे नेता जा रहे हैं। तो हम लोग सक्रिय हैं और वो सक्रियता अपने अपने नेचर से बनती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जोर जोर से बोलकर बड़ी बड़ी बातें करके डींग मारने की आदत है, हम लोगों को जमीन पे काम करने की आदत है। जैसे राहुल गांधी ने कल जयपुर में युवा रैली की, ये भी बात कही जा रही है कि जब चुनाव दिल्ली में है तो चुनाव में क्यों नहीं प्रचार करते हुए राहुल गांधी दिखते हैं, या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये सब स्टार प्रचारक में। नहीं, देखिए, राहुल जी की बात ये तो अनफेयर है। देखिए, वहाँ उनका पुराना कार्यक्रम रहा होगा, वो तो जाएंगे और वो तो देश के नेता हैं, जगह जगह जाएंगे। दिल्ली में जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जब, क्योंकि सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मेरे ख्याल से शशि थरूर जी हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, नवजोत जी हैं, लोग सब बड़े नेता हैं। इनके लिए बड़े कार्यक्रम हम लोग करेंगे और आप देखिएगा आने वाले 8-10 दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन में धीरे धीरे सबकी मीटिंगें शुरू होंगी। राहुल गांधी के कल की जो रैली है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कांग्रेस के अंदर अब शुरू हो चुकी है। साहब, इस पे मैं, क्योंकि मैं उस स्तर पर हूं भी नहीं, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में 8 फरवरी को असेंबली चुनाव के तहत वोटिंग होगी। दिल्ली में गुजराती समाज के लोगों से गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली चुनाव सच और झूठ के बीच है।
उन्होंने कहा कि जो लोग झूठ की सियासत कर रहे हैं, इस बार अवाम उन लोगों को हरा देगी। उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बोली बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब एयर स्ट्राइक हुई, सारा मुल्क जश्न मना रहा था, मगर ये लोग एक जैसी बात कह रहे थे। रूपानी ने साफ कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। 8 फरवरी को विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में गुजरात समाज के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर प्रचार के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री आए हुए हैं विजय रूपानी। आप देख सकते हैं कि महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सच और झूठ का चुनाव है। हम सर से ही बात कर लेते हैं। सर, आप आए प्रचार के लिए और आपने कहा ये सच और झूठ का चुनाव है। मैंने कहा है और सब लोग भी जानते हैं कि पूरा 5 साल झूठ ही चलाया है केजरीवाल जी ने, और मोदी जी सच के आधार पर पूरी राजनीति कर रहे हैं। ये चुनाव सच और झूठ के बीच में चुनाव है। सर, आपने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी और केजरीवाल है, मौसेरे भाई हैं, ये भी आपने एक बात कही। जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राहुल गांधी और केजरीवाल तीनों एक ही भाषा बोलते हैं, इसलिए सब मौसेरे भाई है। और जब एयर स्ट्राइक की बात पाकिस्तान में पूछा, एविडेंस दीजिए, यही केजरीवाल ने कहा। उस वक्त राहुल गांधी भी वही कह रहे थे। तो ये पूरा माहौल जिस तरीके से बना है, तो भारत की चिंता नहीं है, पाकिस्तान की चिंता वो लोग ज्यादा करते हैं। सर, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है और आरोप लग रहा है कि बीजेपी पोलराइजेशन का काम कर रही है, सांप्रदायिक हिंसा का रंग देने की कोशिश। कौन करवा रहा है? वहाँ एक संप्रदाय के लोग इकट्ठा कौन कर रहे हैं? तो वो लोग कर रहे हैं। और केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री है और वो लोग उनके पीछे है, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। सर, 11 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा, सरकार बनेगी? जरूर सरकार बनेगी 11 फरवरी को। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जिनका कहना है कि आने वाली 11 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। यहाँ पर महिलाएं भी और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आपके गुजरात के मुख्यमंत्री आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया यहाँ पर, हम ये कहना चाहेंगे कि हम झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। झूठ नहीं चाहिए दिल्ली में, सच चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। जय होगी, सत्य की जय होगी, सत्य की जय, केजरीवाल वो तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल नहीं, सारी झूठी बात है, सारी झूठी बात है। केजरीवाल जो भी कह रहे हैं वो सारी झूठ है। हमारे और कोई विकास भी नहीं कर रहा है और नहीं किया है। तो इस बार आप नाजरीन, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स, जिन पर उनकी खुद की ही बयानबाजी काफ़ी भारी पड़ गई है। अब उनको जो है स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटाने का हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी बीजेपी लीडर्स ने कि शाहीन बाग को लेकर के और इस तरह किसी एक मुद्दों को लेकर के टारगेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अब उल्टा पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अनुराग ठाकुर हो या प्रवेश वर्मा हो या फिर कपिल मिश्रा हो, जिस तरीके के बयान सामने आए, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। सबसे पहले जो कपिल मिश्रा का बयान आया था, उनको नोटिस दिया गया। 48 घंटे की जो प्रचार है उस पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अब उनका प्रचार कि जो रोक की समय वो खत्म हो चुका है, वो वापस वो प्रचार कर रहे हैं। और कल प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके से सभा के दौरान जो विवादित बयान दिया और इसके बाद अनुराग ठाकुर, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है। उसके साथ ही ये, अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें या हम अनुराग ठाकुर की बात करें, दोनों स्टार कैंपेनर थे, उस लिस्ट में से भी हटा दिया गया है। हालांकि हमने प्रवेश वर्मा से बात जरूर की थी सुबह, तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है और जब नोटिस मिलेगा तो वो उसका जवाब जरूर देंगे। तो यहाँ पे आर पार की जो लड़ाई है वो जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शाहीन बाग और सीएए को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं
और अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो इन प्रदर्शनों में जो चीज़ें हो रही हैं, लगातार जो बयान आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों को एक हथियार बनाकर आगे चल रही है, यानी कि वो एक एजेंडे के साथ आगे चल रही है जी। तो क्योंकि दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार भी कर रही हैं जी। हालांकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी जरूर देखने के लिए मिला और इसके साथ ही जिस तरीके के बयान आए तो उस पर चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाए हुए है, जिस तरीके से उन्होंने नोटिस जारी किया है। रचना, जिस तरह से लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दों को लेकर के नहीं आगे जा रही है बीजेपी, और शायद कोई मुद्दा है भी नहीं है, इसलिए एक कम्युनलाइज किया जा रहा है सिचुएशन को और इसी एजेंडे के तहत लोगों के पास जा रहे हैं। पर ये किस हद तक जो है कामयाब हो सकता है बीजेपी के हक में? देखिए, मुद्दे की बात अगर हम करें तो बीजेपी कह रही है कि वो विकास के मुद्दे को आगे लेकर चल रही है, विकास जो होना चाहिए उसको लेकर वो आगे चल रही है। और अगर हम बात करें कम्युनल रूप देने का, तो लगातार बीजेपी का कहना है कि वो सांप्रदायिक रूप देने का काम नहीं कर रहे, बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस चुनाव को जो कम्युनल रूप देने की काम कर रही हैं, चाहे वो शाहीन बाग का मसला हो या फिर सीएए का मसला हो, जो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो इस पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रही है। और बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से कम्युनल रूप देने का काम यहाँ नहीं कर रही है, क्योंकि वो विकास की बात कर रही है। उनका कहना है कि हम विकास के कामों को आगे लेकर चल रहे हैं। और अगर हम सीए की बात करें तो वो किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बात कर रही है, उनके जो नेता का बयान सामने आया कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि इन बयानों से साफ हो जाता है कि कौन इस चुनाव को कम्युनल रूप देने का काम कर रहा है। तो ऐसे में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं या जो मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं या जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे तमाम तरीके की चीज़ें आ रही है। लेकिन जनता पर इसका क्या असर हो रहा है, ये 8 फरवरी को ही साफ हो पाएगा, जिस दिन मतदान होने हैं। और दिल्ली की सत्ता में वापस कौन आता है, ये 11 फरवरी को मुनज़्ज़र साफ होगा कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रही है, सबके अपने अपने अलग एजेंडे हैं, तो वो उनके तहत अपना काम कर रहे हैं। और तमाम लोगों का यही है कि 11 फरवरी को आने वाले नतीजे क्या कुछ होंगे, इस पर उनकी नजरें अभी फिलहाल बनी हुई हैं। रचना, प्रवेश ने जो है एक स्क्रीनशॉट भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनको धमकी जो है वो दी गई है और उन्होंने एफआईआर भी किया है। जी बिल्कुल, प्रवेश वर्मा ने सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि उनको जान से मारने की धमकी भरा फ़ोन आया है। सुबह 8 बजे के करीब ये फ़ोन आया था, जो कि किसी बाहर कंट्री से बताया जा रहा था, और उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट बाकायदा अपने ट्वीट पर जारी किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। हमने प्रवेश वर्मा से बात भी की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके जो प्रचार हो रहे हैं उसको देखते हुए उनको जान से मारने की धमकी का फ़ोन आया हुआ है और उन्हें पुलिस में शिकायत की और आगे पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कार्रवाई में निकलकर सामने आता है ये तो पुलिस ही बता पाएगी। हालांकि उनके घर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ही चाक चौबंद थी, उसके बाद थोड़ा सा एहतियातन और बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, इसको लेकर भी प्रवेश वर्मा ने कहा कि फिलहाल उनके पास इसकी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं आई है। रचना, और जिस तरह से वीडियोस जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो सियासी पार्टियां आपस में जो है टारगेट कर रही है, ऐसे में जिस तरह से स्कूल्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, ट्विटर वॉर हुआ, वीडियोस शेयर किए गए। हालांकि आपका कहना है कि गलत वीडियोस जो है शेयर किए गए हैं और उनको जल्द से जल्द हटा लिया जाए। देखिए, स्कूल को लेकर जो वीडियोस ट्वीट किए गए, उस पर जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जो स्कूलों में गए थे, सरकारी स्कूलों में, उसके वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी गए थे, वहां पर विजय गोयल भी गए थे। तो लगातार जो बीजेपी के नेता सरकारी स्कूलों में लेकर जायजा किया, उसके ट्वीट डाले गए। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्वीट है ये झूठे हैं और इस तरीके के हालात वहां पर नहीं है। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो उन्होंने भी ये चुनौती भी दी कि सामने आए और हमारे साथ चले, वो खुद सामने बैठकर दिखा देंगे कि कौन से स्कूल में किस तरीके की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। क्योंकि जो ट्वीट में वीडियो दिखाई दिए गए उसमें बच्चे खुद कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी नहीं है जैसी कि दिखाई जा रही है।
लगातार बिल्कुल, बीजेपी इस रचना मसले और को तमाम लेकर पार्टियां जो है आपस में टारगेट ही कर रही हैं और एक दूसरे को चुनौतियां ही दिए जा रहे हैं अब। लेकिन लोगों का क्या फैसला होगा वो वोटिंग जब होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब सामने आ जाएगा और साफ हो जाएगा। रचना, बेहद शुक्रिया आपका। दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।